नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का दिल्ली लाइव में। और बुलेटिन सबसे पहले बात है G7 की बैठक में शामिल होंगे पीएम मोदी। आपको बता दें कि 12 और 13 जून को मीटिंग में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वर्चुअली आउटरीच सेशन में पीएम मोदी लेंगे हिस्सा। तो दिल्ली से खबर है, जहां पर G7 की बैठक में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। 12 और 13 जून को मीटिंग में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। वर्चुअली आउटरीच सेशन में पीएम मोदी हिस्सा लेंगे। G7 की बैठक में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। खबर दिल्ली से, 12 और 13 जून को मीटिंग में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। वर्चुअली आउटरीच सेशन में पीएम मोदी हिस्सा लेंगे। तो 12 जून को जीएसटी काउंसिल की बैठक है। कोविड संबंधी वस्तुओं में कर कटौती पर चर्चा होगी। मंत्री समूह ने जीएसटी में कटौती का सुझाव दिया है। तो आपको बता दें कि खबर दिल्ली से, 12 जून को जीएसटी काउंसिल की बैठक होने जा रही है। कोविड संबंधी वस्तुओं में कर कटौती पर चर्चा हो सकती है। मंत्री समूह ने जीएसटी में कटौती का सुझाव दिया है। तो 12 जून को जीएसटी काउंसिल की बैठक होने जा रही है। कोविड संबंधी वस्तुओं में कर कटौती पर चर्चा होगी। मंत्री समूह ने जीएसटी में कटौती का सुझाव दिया है। तो 12 जून को जीएसटी काउंसिल की बैठक होने जा रही है, जिसमें कोविड संबंधी वस्तुओं में कर कटौती पर चर्चा होगी। मंत्री समूह ने जीएसटी में कटौती का सुझाव दिया है। और इस बीच दिल्ली सरकार ने जहां वोट वहीं वैक्सीन अभियान के तहत पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट करने का अभियान चलाया है। इसकी शुरुआत राजकीय सर्वोदय विद्यालय लांसा रोड मलकागंज वार्ड से की गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और तिमारपुर विधायक दिलीप पांडे और मलकागंज वार्ड की निगम पार्षद गुड़ी देवी संग कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि तिमारपुर विधानसभा के मलकागंज वार्ड में जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान की शुरुआत की गई है। दिल्ली वासियों को कोरोना की महामारी से बचने के लिए वैक्सीनेशन कराना बहुत आवश्यक है। जो लोग वैक्सीन लगवाने के लिए अस्पताल जाने से डर रहे हैं, उन लोगों के लिए वैक्सीनेशन कराना आसान हो गया है। वह लोग इन सेंटरों पर जाकर अपना वैक्सीनेशन करा सकते हैं। अभी आपके साथ मैंने यहाँ पे कई लोगों से बात की, लोग बहुत खुश हैं। लोगों के आने जाने का भी इंतजाम किया है, ई रिक्शे लगा रखे हैं लोगों को घर से लाने के लिए टीके के लिए। बीएलओ जब घर जा रहे हैं तो लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। अगर किसी के मन में कोई टीके को लेके कोई शंका है, कई सारे लोग हैं जो डर लग रहा है, किसी तरह की शंका है, जैसे अभी एक माता जी मिली जी, मुझे बीपी है, मुझे शुगर है, मुझे लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, तो उनके शंकाओं को भी दूर कर रहे हैं बीएलओ जब जा रहे हैं। तो 2 दिन बीएलओ जाएंगे और अपना पूरा एरिया कवर कर देंगे और अगले 2 दिन उनको टीके लग जाएंगे। जो लोग नहीं आएंगे उनको फिर सेकेंड राउंड बीएलओ एक बारी फिर जाएंगे कि आपको स्लॉट दिया था, आप टीका लगवाने नहीं आए। उनको दोबारा उनकी और भी जो भी शंकाएं होंगी वो दूर की जाएंगी। तो 2 राउंड बीएलओ जो है वो घर घर जाके ये पूरा अभियान अभी आज 70 वार्ड्स के अंदर ये इस हफ्ते शुरू। और इस बीच दिल्ली में 9वीं और 11वीं की कक्षाओं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी है। मिड टर्म परीक्षा के आधार पर जारी होगा रिजल्ट। 22 जून को दोनों कक्षाओं के रिजल्ट जारी किए जाएंगे। एसएमएस और व्हाट्सएप के जरिए विद्यार्थियों को रिजल्ट भेजा जाएगा। प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट के आधार पर आयोजित होगा रीअसेसमेंट। सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 9 तक की एडमिशन प्रक्रिया कल से शुरू होने जा रही है। वह शिक्षा निदेशालय के वेबसाइट पर जाकर करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। आज हमने एक शिक्षा विभाग के साथ में पूरी एडमिशन एंड एग्जामिनेशन प्रोसेस को लेकर रिव्यू किया और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए
जैसा हम सब जानते हैं कि केजी से लेकर पहली, दूसरी या छठी, सातवीं, आठवीं तक के बच्चों को तो जो पास किया गया वो नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत पहले ही उनके बारे में रिजल्ट डिक्लेयर किए जा चुके हैं कि वो अगले क्लास में प्रमोट हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा था उन बच्चों के लिए, और उन बच्चों के मन में बहुत एंग्जाइटी थी जो 9वीं और 11वीं में पढ़ रहे हैं कि हमारी परीक्षा का क्या होगा। सीबीएसई की परीक्षा के बारे में तो निर्णय ले लिए गए, 10वीं की परीक्षा के बारे में निर्णय हो गया, 12वीं की परीक्षा के बारे में निर्णय हो गया। हमको कैसे पास किया जाएगा, हमारे पास होने की नीति क्या होगी, हमारी परीक्षा की नीति क्या होगी, इस पर काफ़ी अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई थी। तो आज 9वीं और 11वीं की परीक्षा के बारे में, 9वीं और 11वीं पढ़ने वाले बच्चों को अगले क्लास में प्रमोशन के बारे में कुछ निर्णय लिए गए हैं। कुछ जो महत्वपूर्ण निर्णय है मैं आपके सामने रख रहा हूं उनको। पहला तो ये है कि 9वीं और 11वीं की जो परीक्षाएं थीं, जो 12 अप्रैल 2021 को पोस्टपोन की गई थीं, वो अब कैंसिल कर दी जाएंगी, वो परीक्षाएं नहीं होंगी। तो 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं कैंसिल कर दी गई हैं। जो प्राइवेट स्कूल अपने मिड टर्म और एनुअल दोनों एग्ज़ाम करा चुके हैं, क्योंकि उस वक्त परीक्षाएं चल रही थीं जो बीच में कोविड के कारण रोकनी पड़ी थी, तो जो कुछ प्राइवेट स्कूल्स हैं जिन्होंने अपने मिड टर्म भी करा लिए थे और एनुअल एग्ज़ाम भी करा लिए थे, वो अपने रिजल्ट डिक्लेयर करके अपने द्वारा कराई गई परीक्षा के आधार पर और बच्चों को आगे प्रमोट कर सकते हैं। वह कोरोना संक्रमण के चलते लगातार एनजीओ और आरडब्ल्यूए लगातार मानवता की सेवा में जरूरतमंद लोगों की सहायता कर रहे हैं। आज नवदृष्टि एनजीओ और आरडब्ल्यूए ने मिलकर जरूरतमंद लोगों के लिए राशन और अन्य सामान वितरित किया। इस मौके पर दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी पहुंचे और संस्था का हौसला बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली सरकार के घर घर राशन वितरण को लेकर भी तंज कसा। बता दें कि एनजीओ की तरफ से जरूरतमंद लोगों को राशन किट, मास्क, सैनिटाइजर, स्टीमर वितरण किया गया। महामारी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के आह्वान पर पूरे दिल्ली के अंदर हमने सेवा ही संगठन कार्यक्रम चलाया है। और 30 मई के दिन, सिर्फ 30 मई को दिन हमने 2.25 लाख लोगों को राशन किट देने का काम किया है और ये सेवा ही संगठन में काम जारी है। आज यहाँ करमपुरा में पार्टी कार्यकर्ता जरूरतमंदों को राशन देने का काम कर रहे हैं। इस तरह से पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता सेवा के काम कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं कि उन्होंने बड़े सेवा भाव से इस काम को किया है। देखिए, कोरोना महामारी में तो मेरा नमस्कार, मेरा नाम नीतू सिंघल है और नवदृष्टि एनजीओ के माध्यम से और बीजेपी जो हमारी संस्था है उसके माध्यम से हमने यहाँ पर राशन वितरण का प्रोग्राम, जिसमें हमारे भाई साहब नरेश मथीवाला जिनका भरपूर सहयोग रहता है, हमने यहाँ पे राशन, खाने के पैकेट्स, मास्क और कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें और स्टीमर, ये सारा सामान हमने ज़रूरतमंद लोगों के लिए यहाँ मंगवाया था और करीबन 400 से 500 लोग यहाँ पे थे जिनको हमने सामान वितरण किया है। हमारे प्रदेश से और ज़िले से बहुत सारे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, हमारे जिला अध्यक्ष राजेश गोयल जी, योगिता सिंह जी जो हमारी जिला की महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं उन्होंने, और बहुत सारे हमारे अशोक देवरा जी जो जिला में उपाध्यक्ष हैं, सभी ने आकर हमारा सहयोग किया और हमारा मान बढ़ाया है। तो बस कोरोना काल में सभी को जरूरतमंद को हेल्प करने के लिए हमने स्टार्ट किया था। तो मेरा वह दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संक्रमण काल में आपदा को अवसर बनाकर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर भारी भरकम टैक्स वसूल कर लोगों की जेब पर डाका डाल रही है। इसके खिलाफ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस उनके नेतृत्व में दिल्ली कांग्रेस कार्यकर्ता पेट्रोल और डीजल की अनियंत्रित बढ़ती कीमतों को वापस लेने की मांग की गई और महंगाई के अतिरिक्त बोझ के खिलाफ दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। इनको लेकर के अभी भी लोग परेशान हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री बार बार अपने वादे से मुकरते हैं
आए दिन प्रेस वार्ता करते हैं, घोषणा करते हैं और फिर यू टर्न लेते हैं। अफसोस ये है कि संक्रमण काल में जहां सरकारों को, खासतौर से दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अपने आप को आम आदमी का नेता कहते हैं और उनकी पार्टी का भी जो नाम है आम आदमी पार्टी, दावे तो करते हैं, लेकिन जब फैसलों को देखें तो उनके तमाम वो फैसले इन गरीबों के खिलाफ नजर आते हैं, दिल्ली वासियों के। तो ऑब्जर्वेशन होम पहुंचे हैं मंत्री राजेंद्र पाल गौतम। आपको बता दें कि युवाओं को दी जा रही है सुविधाओं का निरीक्षण किया है। ऑब्जर्वेशन होम में युवाओं को सुविधाएं मिल रही है, काउंसलर की विश्व स्तरीय सुविधाएं दी जा रही हैं। दिल्ली सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर काफी गंभीर है, ये कहते हुए मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, हम चाहते हैं कि युवा अच्छा मुकाम हासिल करें। दिल्ली सरकार के महिला और बाल विकास मंत्री हैं राजेंद्र पाल गौतम। तो दिल्ली में महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत ऑब्जर्वेशन होम में युवाओं को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिल रही हैं, जिसमें उच्च गुणवत्ता युक्त संतुलित आहार, खेलकूद और मनोरंजन की सुविधाएं, काउंसलर की उपलब्धता, रहने की साफ सुथरी व्यवस्था और रोजगार परक क्लासेस और प्रशिक्षण शामिल है। यह जानकारी दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्री माननीय राजेंद्र पाल गौतम ने युवाओं के लिए चल रहे ऑब्जर्वेशन होम का निरीक्षण करने के दौरान साझा की। महिला एवं बाल विकास मंत्री राजेंद्र पाल गौतम गुरुवार को ऑब्जर्वेशन होम का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ऑब्जर्वेशन होम में दी जा रही सभी सुविधाओं की बारीकी से जांच पड़ताल की। मंत्री राजेंद्र पाल ने अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि युवाओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न आने पाए और यदि अधिकारी कोई सुविधा देने में असमर्थ हैं तो यह लिखित में उनके संज्ञान में लाया जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ऑब्जर्वेशन होम में रह रहे 16 से 18 वर्ष के इन युवाओं के भविष्य के प्रति पूरी तरह संजीदा है और यह सुनिश्चित करना चाहती है कि अपने अतीत को पीछे छोड़ यह युवा अपने जीवन में अच्छा मुकाम हासिल करें। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के मौजपुर में चल रहे मेट्रो के कार्य के बीच हरे भरे पेड़ों की कटाई धड़ल्ले से चल रही है और जब पेड़ों की कटान को लेकर न्यूज़ वन इंडिया की टीम ने लोगों से जानना चाहा तो वहां मौजूद कर्मचारियों ने कोई जवाब नहीं दिया। उल्टा ही कर्मचारियों ने न्यूज़ वन इंडिया की टीम के साथ बदसलूकी भी की। बता दें कि जहां दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय दिल्ली को हरियाली बनाने की कवायद शुरू कर रहे हैं, वहीं इसी कवायद को डीएमआरसी चूना लगा रही है। हैरानी की बात तो यह है कि जहां पेड़ों की कटाई की जा रही है, दिल्ली के मंत्री गोपाल राय यहां से विधायक हैं। वह दक्षिण जिले के स्पेशल स्टाफ ने एक ऐसे मेवाती गिरोह का पर्दाफाश किया है जो एटीएम से पैसे निकालकर जालसाजी करते थे और फिर एटीएम से पैसे निकालने की पुलिस में जब शिकायत भी करते थे। खास बात यह है कि एटीएम से पैसे निकालने की एंट्री नहीं होती थी। दरअसल एटीएम के जरिए जालसाजी का यह तरीका देश में पहली बार सामने आया है। स्पेशल स्टाफ ने इस गिरोह के 2 सदस्य जीजा साले को गिरफ्तार किया है। आरोपी 6 महीने से जालसाजी कर रहे थे। पुलिस ने इनके पास से 2 स्वचालित पिस्टल व 5 कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस ठगी के इस तरीके के बारे में बैंकों को भी जानकारी दे रही है। वह दिल्ली के आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की एनआईए तथा थाना पुलिस टीम ने कार लूट की गुत्थी को चंद घंटों में सुलझाते हुए 3 इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस दौरान पकड़े जाने के बाद एक बदमाश ने पुलिस की पिस्टल छीनकर पुलिस टीम पर गोली चला दी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से मोनू नाम का बदमाश घायल हो गया है। पुलिस पूछताछ में पता चला कि हत्या की वारदात को अंजाम देने के मकसद से कार लूटी गई थी। इस मामले में डीसीपी ने बताया कि पकड़े गए तीनों बदमाशों पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं और तीनों ही हरियाणा के इनामी बदमाश हैं, जिसमें से मोनू नाम का बदमाश काफी कुख्यात है। हत्या, डकैती, लूट, हत्या के प्रयास समेत करीब 30 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। ये गाड़ी हरियाणा के सोनीपत इलाके में किसी हत्या की वारदात को अंजाम देने के मकसद से लूटी गई थी। आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में थाना नरेला इंडस्ट्रियल एरिया के एरिया में दोपहर 1 बजे एक लूट की घटना की रिपोर्ट आई, जिसमें एक टैक्सी ड्राइवर से 3 जो उसके यात्री बनकर बैठे थे सस्पेक्ट्स, उन्होंने पिस्टल दिखाकर शाहपुर गढ़ी के पास जंगल में उससे टैक्सी छीनी। उन्होंने ये
वह पूर्वी दिल्ली कल्याणपुरी थाना पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो सवारियों के सस्ते किराए का लालच देकर गाड़ी में बिठाकर लूटपाट करते थे। पुलिस के मुताबिक संतोष नाम के पीड़ित ने 31 मई की सुबह शिकायत की कि गाजीपुर फ्लाईओवर के पास से एक स्विफ्ट डिजायर ने उससे जाने के लिए पूछा और कार में बैठा लिया, जिसके बाद संतोष को कई घंटे गाड़ी में घुमाया और मारपीट करके उसके 3 एटीएम और मोबाइल लूट लिया। आखिर में सराय काले खां के पास छोड़कर भाग गए। इस मामले में पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पहचान सुरेंद्र और सोहुल के रूप में हुई है, जो त्रिलोकपुरी के रहने वाले हैं और पहले भी कई आपराधिक मुकदमे में जेल जा चुके हैं। वह दिल्ली के उत्तर पश्चिमी जिला शालीमार बाग थाना इलाके के हैदरपुर गांव में लव, सेक्स और धोखा का मामला सामने आया है। महिला ने पास के रहने वाले युवक पर शादी के नाम पर झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि युवक पहले से ही शादीशुदा था और जब मैंने उससे शादी की बात की तो उसने घर वालों के सामने मुझसे शादी की, लेकिन शादी करने के कुछ दिन बाद घर छोड़कर चला गया और परिवार वाले मुझे घर से बाहर निकाल दिए। महिला अब न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। दिल्ली पुलिस ने 1 जून को घर से लापता हुए वसंत कुंज में रहने वाले 23 वर्षीय रैपर आदित्य तिवारी को ढूंढ निकाला है। पुलिस ने जानकारी दी है कि तिवारी की तलाश में अभियान चलाया गया था। इस दौरान तिवारी की लोकेशन मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में होने का पता चला। इसके बाद पुलिस टीम वहां पहुंची और आदित्य तिवारी को अपने साथ लेकर लौट रही है। बता दें कि आदित्य तिवारी को रैपर MC कोड के नाम से भी पहचाना जाता है। भगवान की कि मैं इस जन्म में नहीं, अगले जन्म पता नहीं कितने जन्म लगेंगे थैंक यू बोलने को भगवान को। दिल्ली पुलिस के लिए क्या मैसेज देंगे जिस तरह से उन्होंने? आई थिंक दिल्ली पुलिस डिड अ एक्सीलेंट जॉब। अब देखिए कि आई थिंक 3 तारीख को हमने कंप्लेंट दी है, 5 तारीख को उन्होंने वो FIR फाइल की है और आज 9 तारीख को हमें खबर मिल गई। मतलब इससे ज़्यादा एफिशिएंट और क्या हो सकता है। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल to the Delhi police, to the DCP, to the ACP, to the SHO, to the SI, the whole